Welcome listeners. Today's topic is Unit 18 of MPA 013 Public Systems Management. देखिए, आज के इस तेजी से बदलते हुए एनवायरनमेंट में ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, ग्रो भी करना है और इसके लिए एक बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चाहिए होती है। पुराने घिसे पिटे तरीके अब ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं आते। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि मॉडर्न पब्लिक सिस्टम्स एक्चुअली फ्यूचर के लिए एंटिसिपेट और प्लान कैसे करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमारा आज का एकेडमिक रोड मैप। हम मेनली 4 की एरियाज कवर करने वाले हैं। पहला, ग्रुप डिसीजन मेकिंग बेसिक्स। दूसरा, 5 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। फिर ट्रेंड एक्सट्रापोलेशन और आखिरी में नॉर्मेटिव फोरकास्टिंग। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली डिराइव्ड हैं और एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू सेक्शन 1, ग्रुप डिसीजन मेकिंग बेसिक्स। आजकल ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सच कहूं तो एक अकेला इंसान फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरैक्शंस और ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम रिस्क शिफ्ट फिनोमेनॉन कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ग्रुप्स अक्सर अकेले इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े रिस्क लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? वेल, सिंपल सी बात है। ग्रुप में जो नेचुरली रिस्क टेकर्स होते हैं वो बाकियों को इजीली पर्सुएड कर लेते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। मैं अकेला क्यों फंसूंगा वाली फीलिंग खत्म हो जाती है, जिससे सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन रुकिए, ग्रुप्स के अपने कुछ खतरे भी हैं एंड दिस ब्रिंग्स अस टू ग्रुप थिंकिंग। जैनिस ने 1971 में ये टर्म दिया था। होता क्या है कि कभी-कभी ग्रुप में सबकी सहमति या यूनानिमिटी की डिजायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंपल्सिव हो जाती है कि लोग रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव एक्शंस को टोटली इग्नोर कर देते हैं। एक ट्रिमेंडस डिजायर फॉर कंकरेंस डेवलप होती है। रिजल्ट, ग्रुप के कुछ इंडिविजुअल्स बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं। ये एक रियल डेंजर है जिसके बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इन सब के बावजूद ग्रुप डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस बिल्कुल सॉलिड हैं। यहाँ 4 मेन फायदे हैं जो ध्यान देने वाले हैं। Establishing realistic objectives, developing alternatives, participation and support और group cohesion। सोचिए, जब अलग-अलग स्पेशलाइजेशंस वाले लोग एक जगह आते हैं तो उनकी डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स फाइनल पॉलिसी डिसीजंस को एकदम शार्प और रियलिस्टिक बना देती हैं। प्लस लोग उन डिसीजंस को दिल से सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद उसे बनाने में हिस्सा लिया होता है। लेकिन यहाँ एक काफी बड़ा सवाल उठता है, लेकिन ग्रुप्स क्रिएटिव डिसीजंस कैसे लेते हैं? आखिर वो कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्चुअली अपने डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करते हैं ताकि आगे का रास्ता क्लियर हो सके? सो लेट्स मूव टू सेक्शन 2, 5 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ये वो 5 की टूल्स हैं जो पब्लिक सिस्टम मैनेजर्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और क्रिएटिव इफेक्टिव सॉल्यूशंस जनरेट करने में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। सबसे पहली और वेल नोन टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसे एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने डेवलप किया था। उनका कोट बिल्कुल परफेक्टली इसे डिस्क्राइब करता है, द यूज ऑफ द ब्रेन टू स्टॉर्म अ क्रिएटिव प्रॉब्लम। इसके रूल्स बहुत ही अलग और मजेदार हैं। सेशन इनफॉर्मल होता है, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इनफैक्ट सबसे अजीब और एब्सर्ड आइडियाज को भी ओपनली वेलकम किया जाता है। बेसिकली शुरू में हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं। लोग बिना किसी डर के फ्रीली अपने आइडियाज फेंकते हैं। अब आती है दूसरी टेक्निक, सिनेप्टिक्स। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम मैसिव क्वांटिटी ऑफ आइडियाज पर फोकस करते हैं, राइट? लेकिन सिनेप्टिक्स जो विलियम जे गॉर्डन में 1944 में डेवलप की थी, थोड़ी अलग और कॉम्प्लेक्स है। ये मेटाफॉर्स और पैराडॉक्सेस का यूज करती है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक द स्ट्रेंज फेमिलियर एंड द फेमिलियर स्ट्रेंज। दोनों टेक्निक्स टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, पर सिनेप्टिक्स में इमेंस एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल अलग-अलग इररिलेवेंट लगने वाले आइडियाज को एक साथ फिट करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, काइंड ऑफ लाइक सॉल्विंग अ जायंट पजल। तीसरा मेथड है द डेल्फी टेक्निक, जिसे ओरिजिनली रैंड कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इसके स्टेप्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। पहले एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट सिलेक्ट होता है। सबसे खास बात क्या है? हर एक्सपर्ट टोटली एनोनिमस प्रेडिक्शंस करता है, कोई एक दूसरे को फिजिकली फेस नहीं करता। इस एनोनिमिटी का फायदा ये होता है कि ईगो क्लैशेस या सेविंग फेस वाला ड्रामा ही खत्म हो जाता है। कई राउंड्स के फीडबैक के बाद आप देखेंगे कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर भी धीरे-धीरे कंसेंसस यानी सहमति बनी ही जाती है। चौथी टेक्निक है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक या सिंपली एनजीटी फ्रॉम डेल्फी एंड वान डे येन।
इसे एक पेपर ग्रुप अप्रोच भी कहते हैं। अब डेल्फी के ठीक ऑपोजिट यहाँ मेंबर्स आमने सामने जरूर होते हैं, लेकिन आइडिया जनरेट करते वक्त बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। आइडियाज पेपर पर लिखे जाते हैं, फिर राउंड रॉबिन स्टाइल में फ्लिप चार्ट पर रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ आइडियाज समझने के लिए होता है, और एंड में मैथमेटिकली वोटिंग करके बेस्ट प्रायोरिटी आइडिया चूज कर लिया जाता है। पांचवी और आखिरी टेक्निक है द ह्यूरिस्टिक टेक्निक। बेसिकली ये कंट्रोल्ड ट्रायल एंड एरर का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड है। ये डिसीजन मेकर्स को एक लेस देन रैशनल पाथ अलाउ करता है। मतलब जब आपके पास बिल्कुल परफेक्ट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल ना हो तो ये मेथड आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाता है। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए इजीली अडेप्टेबल है। मूविंग राइट अलोंग, लेट्स लुक एट सेक्शन 3, ट्रेंड एक्सट्रैपोलेशन। यहाँ हम उन टेक्निक्स पर शिफ्ट होते हैं जो प्योरली पास्ट डेटा पर बेस्ड होती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने आने वाले कल का ठीक से अंदाजा लगा सकें। रोहतागी एट अल के एनालिसिस के हिसाब से ट्रेंड एक्सट्रैपोलेशन के प्रोज एंड कॉन्स काफी क्लियर कट हैं। पहले एडवांटेजेस देखिए, ये सिंपल है, बहुत कम टाइम लेता है, और क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, इसमें हम हवा में तीर नहीं चला रहे होते। कोई सब्जेक्टिव अजम्पशंस नहीं है। लेकिन इसकी कमजोरियां भी हैं। आप एक करंट ट्रेंड को फ्यूचर में बहुत आगे तक एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास रिलायबल ईयर वाइज पास्ट डेटा ही मिसिंग हो तो आपकी सारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस कंप्लीटली इनएक्यूरेट हो सकती हैं। और फाइनली हम आते हैं सेक्शन 4 पर, नॉर्मेटिव फोरकास्टिंग। यहाँ हम उन सिंपल पास्ट डेटा ट्रेंड लाइंस को छोड़कर एक बहुत ही एडवांस्ड और गोल ओरिएंटेड प्लानिंग स्टेज पर फोकस करते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेंड एक्सट्रापोलेशन बेसिकली ये एज्यूम करता है कि फ्यूचर उसी डायरेक्शन में चलेगा जैसा पास्ट चला आ रहा था। इट जस्ट प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड। लेकिन नॉर्मेटिव फोरकास्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ये टोटली गोल ओरिएंटेड है। ये प्रोसेस शुरू होता है फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पहले से स्पेसिफाई करके, और फिर वहां से बैकवर्ड वर्क करता है, ये पता लगाने के लिए कि आज हमें किन टेक्नोलॉजीज या चेंजेस की जरूरत है उन फ्यूचर गोल्स को हिट करने के लिए। ये कम्प्लीटली एक नीड बेस्ड सिस्टम है। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी सिंगल फोरकास्टिंग टेक्निक एकदम 100% परफेक्ट तो होती नहीं, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रायंगुलेशन की। ट्रायंगुलेशन एक ऐसा मेथड है जहां हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करके पैरेलल फोरकास्ट बनाते हैं। अगर डिफरेंट मेथड से लगभग एक जैसे रिजल्ट्स आते हैं तो प्रोबेबल एरर और अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्रॉस चेक मैकेनिज्म है, जिससे डिसीजन मेकर्स का अपना इनिशियल फोरकास्ट पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये है, which future designing technique will best solve the complex problems of tomorrow's public systems? ये सच में एक बड़ा सवाल है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Quizzes. Please do like, subscribe and share.